अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश सुमन आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि मेरी इन दो पंक्तियों से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज मैं एक महिला से रिलेटेड एक टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं। और ये तस्वीर जो देखिए ऊपर में, जो मैंने दो पंक्ति पढ़ी है, मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखी गई है। और वो देखिए भारतीय महिलाओं को उनके वास्तविक रूप में स्वरूप में दर्शाता है। एक महिला देखिए पीछे जो है अपने गोद में बच्चे को ली हुई है, और फिर भी देखिए सर पे ईटा ढोने का काम कर रही है। और दूसरी तरफ देखिए महिलाएं जो है मनरेगा वर्क में लगता है काम कर रही हैं। अपना देखिए मुंह भी, देखिए चेहरा भी ढकी हुई है, संस्कार को भी निभा रही है और साथ साथ कमाई भी कर रही हैं। दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों के सामने टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ, उस टॉपिक का नाम है लड़कों की शादी की सही उम्र 18 वर्ष या 21 वर्ष। दोस्तों, ये टॉपिक लेकर के आज मैं इसलिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ क्योंकि हाल ही में जो है केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में एक जो है बिल इंट्रोड्यूस की है, जिस बिल का नाम है द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021। सरकार ने इसको जो है 2021 के दिसंबर महीने में, यानी विंटर सेशन में, इसको वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। और ये देखिए जहाँ पे बिल इंट्रोड्यूस होता है वहाँ उसको भी मैंने यहाँ पे दिखाने का कोशिश किया है। यहाँ पे संसद को, एक संसद में देखिए सबसे लेफ्ट साइड में जो तस्वीर है, उसमें संसद के भीतर की कार्रवाई को दिखाया गया है, कैसे कैसे क्या चलता है, कैसे बिल इंट्रोड्यूस होता है, कैसे पास होता है। और बीच वाला जो हमारा जो तस्वीर है, उसमें जो है जो वर्तमान में जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसकी तस्वीर है। और नेक्स्ट जो तस्वीर है वो हमारा जो फ्यूचर में जो नया जो पार्लियामेंट बनने जा रहा है उसकी बिल्डिंग है, उसका जो है ऐसा ही बनेगा वो जो है, उसको दर्शाने का हमने कोशिश किया है। तो दोस्तों, आज मैं ये टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ, इसमें जो है हम लोग चर्चा करेंगे आखिर ये बिल लाया गया है तो क्यों लाया गया है, इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, फिर इसमें जो है फ़ायदे क्या हो सकते हैं, उसके बाद इसके कौन इसको अपोज कर रहे हैं, फिर उनका अपोज करने का क्या मुद्दा है, और अगर शादी की उम्र 18 से 21 कर देंगे तो इसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान हो सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। फिर इसमें जो है मेरा यहाँ पर जो वीडियो है वो दो पार्ट में बटा हुआ है। एक तो आम लोगों को समझाने का यहाँ पे प्रयास किया गया है, और दूसरा यहाँ पे मेरा जो वीडियो होगा उसमें से जो तैयारी करेंगे कम्पिटिटिव एग्जाम की, यूपीएससी की, बीपीएससी की, या और भी कोई एसएससी का, उनके जीएस में भी काम आएगा, वैसा भी क्वेश्चन लेके मैं साथ साथ यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। उसको आगे की स्लाइड में देखते चलेंगे हम लोग। दोस्तों, हमारे देश में भी लगभग आधी संख्या जो है महिलाओं की है। अगर हम 2011 के सेंसस की बात करें तो उसमें लगभग जो है 62 करोड़ पुरुष थे, और बाकी बची हुई जो 58 करोड़ के लगभग महिलाएं हैं। अर्थात मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि लगभग आधी जनसंख्या हमारी है। तो ऐसे में ही जो शादी की उम्र हम बढ़ाने जा रहे हैं, 18 से 21 साल करने जा रहे हैं, अगर वो बिल पास हो जाता है तो ऐसे में तो हर हाल में वो लड़कियों की जो है शादी की न्यूनतम उम्र जो 18 से 21 हो जाएगी। तो आखिर देखते हैं उसमें कि जब हमारी आधी आबादी तो डायरेक्टली प्रभावित होगी उससे, और जो बची हुई आधी आबादी जो पुरुषों की है वो इनडायरेक्टली प्रभावित होगी। तो आगे बढ़ने से पहले देखिए, आइए यहाँ पर देखते हैं। मैं एक यहाँ पे फेमस कोट लेके आया हूँ, स्त्री पैदा नहीं होती बनाई जाती है। यह एक प्रसिद्ध व्यक्ति सिमोन द बुआ की उक्ति है। और ये तस्वीर जो आपको मैंने यहाँ पे तो दिखाया है, वो तस्वीर यही बात बयां कर रही है। एक तरफ देखिए जो है कल्पना चावला की जी की तस्वीर है, जो कि भारत क्या पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है। उनको सब कुछ अच्छा दिया गया, शिक्षा दीक्षा जो भी दिया गया। तो देखिए वो स्त्री नहीं थी, मतलब स्त्री क्या पुरुष के का भी कान काटी वो जो है आगे चल करके। और दूसरी तरफ एक जो है देखिए किरण बेदी जी की तस्वीर है, जो प्रथम भारतीय महिला आईपीएस बनी है। चलिए, तो इसीलिए मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो कथन जो कहा गया है स्त्री पैदा नहीं होती, अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जब एक कोई लड़की जब पैदा होती है तो उसको जैसा आप संस्कार देंगे, जिस ढंग से पालेंगे, वो ऐसा ही बन जाती है। जैसे भारतीय समाज में एक प्रचलन है, अगर कोई बच्ची पैदा होती है तो उसके लिए गुड़िया ला के दे दिया जाता है, उसको लड़कियों के कपड़े पहनाए जाते हैं, उसके बाल बड़े बड़े बना दिए जाते हैं छोटी बनाने के लिए। तो इसलिए वो जो है अपने आप में एक स्त्री बन जाती है। वो स्वभाव से ऐसा नहीं पैदा नहीं होती। अगर उसको अच्छी शिक्षा दिया जाए तो वो जो है सुनीता विलियम्स बन सकती है, कल्पना चावला बन सकती है, किरण बेदी बन सकती है। लेकिन अगर उसको
नहीं अच्छा से पाला पोसा गया, उसको शुरू से ये भाव भर दिया गया कि तुम लड़की हो, कुछ नहीं कर सकती हो, कुछ नहीं कर सकती हो, तो फिर वो स्त्री बन जाती है। वो मतलब वो उसके मन में एक भाव आ जाएगा कि नहीं नहीं, हम पुरुषों के बराबर हो ही नहीं सकते। और इसी बात को हम और आगे की तस्वीरों के माध्यम से, आगे की स्लाइड के माध्यम से बढ़ाएंगे और देखते चलेंगे दोस्तों। दोस्तों इस स्लाइड में मैं लेकर के आया हूँ कि आखिर ये जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है विंटर सेशन 2021 में, उस बिल का प्रेजेंट में स्टेटस क्या है, तो उस बिल का क्या हुआ। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी बिल, एक्ट यानी अधिनियम तभी बनता है जब वो लोकसभा, राज्यसभा से पास हो जाए, उसके बाद जो है प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर कर दे, तब वो जो है बिल जो है एक्ट में बदल जाता है, और फिर उस बिल, वो बिल जो है या वो एक्ट जो है वो लागू हो जाता है, पूरे देश में लागू हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो बिल जो है इंट्रोड्यूस तो हुआ जरूर संसद में, लेकिन वो इंट्रोड्यूस होने के साथ ही जो है उसको स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया। पार्लियामेंट की अपनी बहुत सारी कमेटियां होती है, जिसमें स्टैंडिंग कमेटी होती है, और स्टैंडिंग कमेटी को हिंदी में हम लोग अस्थाई समिति बोलते हैं। तो अस्थाई समिति जो है बहुत बहुत अलग अलग, जैसे मिनिस्ट्री वाइज या कोई कोई दो चार मुद्दों को मिलाकर एक होती है। उसी में जो ये बिल जो है इसको फर्दर स्क्रूटनी के लिए, कि ये बिल जल्दबाजी में ना बन जाए और कुछ गड़बड़ ना हो जाए कि या बाद में अमेंडमेंट की जरूरत ना पड़ जाए, इसको लेकर के जो है इसको फर्दर स्क्रूटनी या इसका डिटेल में स्टडी करने के लिए इस बिल को जो है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन, वुमेन, चिल्ड्रेन, यूथ एंड स्पोर्ट्स को फर्दर स्क्रूटनी के लिए भेज दिया गया है। अब ये जो कमेटी जो है इसका डिटेल में स्क्रूटनी करेगी कि आखिर ये बनने से देश को ज़्यादा फायदा है या नुकसान है, या महिलाओं के हित में है या नहीं है, या समाज के हित में है या नहीं, इसको डिटेल में देखेंगे वो सब। और उसके बाद कमेटी ओके करती है, तब से दोबारा जो है ये संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद इस पर वोटिंग कराने की या इसको पास कराने की कवायद शुरू होगी। और आगे स्लाइड में आते हैं दोस्तों, देखते हैं फिर इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए। चलिए आइए दोस्तों देखते हैं इस स्लाइड में हम कि आखिर गवर्नमेंट क्या आर्गूमेंट, यानी इसके पक्ष में क्या बोल रही गवर्नमेंट की, इस बिल को लाने से क्या फायदा होगा नहीं होगा। तो गवर्नमेंट का स्टैंड इसमें था, पहला जो गवर्नमेंट अपना दिया स्टैंड इसमें, इट विल इंश्योर इक्वल चांस फॉर वुमेन इन हायर एजुकेशन एंड एक्सेस टू जॉब्स एंड हेल्प इन इम्प्रूविंग मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट एंड न्यूट्रिशनल लेवल। देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट का कहना था, इनको इसको हिंदी में हम समझने का प्रयास करते हैं कि लड़कियों की आयु की उम्र, विवाह की आयु की उम्र जो है 18 से 21 वर्ष करने से जो है महिलाओं का उच्चतर शिक्षा में पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, यानी वो उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने में ज़्यादा रुचि लेंगी। दूसरा, उनको जो है अच्छे जगह पे जॉब मिलेगा, अच्छे पोस्ट पे जॉब मिलेगा, जॉब में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। अमूमन है अगर महिलाएं जॉब करती है तो पूरे घर को सुखी संपन्न रख सकती है, उसमें उनकी आर्थिक स्वतंत्रता आ जाएगी। उसके साथ साथ जो है फिर साथ ही है कि ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को जो है कम करेगा हमारे देश में। मैटरनल मोर्टेलिटी जिसको हिंदी में हम लोग मातृत्व मृत्यु दर बोलते हैं। और दोस्तों एक एक चीज़ मैं यहाँ पे याद दिलाना चाहूँगा कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को जो है पर लाख में काउंट किया जाता है, जबकि बाकी चीज़ जैसे CMR है, जो बाल मृत्यु दर है, वो सबको पर 1000 पे काउंट किया जाता है। और यहाँ पे गवर्नमेंट का एक और आर्गूमेंट था कि ये न्यूट्रिशन लेवल को महिलाओं में बढ़ावा देगा, यानी महिलाएं जो भारत की 50% लगभग एनीमिया की शिकार रहती हैं, वो सब में, और उसके साथ साथ उनका जो है स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, जो भी है महिलाओं का, वो सब में भी सुधार आएगा। देखिए पहला आर्गूमेंट के अलावा देखिए दूसरा आर्गूमेंट गवर्नमेंट का था कि हम क्यों इस बिल को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट का दूसरा था कि मैंने ऐसे ही नहीं आंख मूंद करके इस बिल को नहीं यहाँ पे ले आया संसद में, इसके लिए मैंने एक पैनल बनाया था जया जेटली जी के अगुवाई में। तो गवर्नमेंट देखिए वही कर रही है। इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ ए पैनल ऑफ 4 मेंबर्स हेडेड बाय जया जेटली। जया जेटली जी के नेतृत्व में जो है एक 4 मेंबर के एक पैनल बनाया गया था, उसमें से उसके रिकमेंडेशन के आधार पर ही जो है ये इस बिल को सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है। सरकार का ये कहना था, सरकार का जो है इस बिल के फेवर में ये 2 आर्गूमेंट थे। अब आते हैं आगे, अगले स्लाइड में हम देखेंगे आखिर ये दोनों तो फेवर में ये 2 चीज़ें बोली है। आखिर कुछ लोग इसको जो अपोज कर रहे हैं इस बिल को, उन्होंने अपने अपोजिशन इसके विरोध में क्या क्या दिया है, वो तर्क क्या देते हैं, वो देखने का प्रयास करते हैं। हाँ दोस्तों, तो पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा गवर्नमेंट इसके फेवर में 2 पॉइंट लेकर के आई थी। अब देखिए आते हैं इसमें जो लोग अपोज कर रहे हैं वो क्या कहते हैं। तो पहले कौन अपोज कर रहे हैं उसको देखने का प्रयास यहाँ पे करते हैं। देखिए पहला इसको जो अपोज करते हैं
वो CPIM जो पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है, वो जो है उसका जो वुमेन्स विंग है, उन्होंने इस बिल को अपोज किया है कि ये नहीं, अच्छा नहीं है लड़कियों की शादी की उम्र जो है 18 से 21 करना। उनका अलग अलग तर्क है, आगे देखेंगे, सारे तर्क को एक जगह पे इकट्ठा किया है मैंने, उसको भी देख लेंगे। फिर दूसरा इसमें ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वीमेंस एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट में एडवा AIDWA है, वो भी इस बिल को अपोज किए हैं। और तीसरा जो अपोज करने वाले हैं वो जो है फ्यू मुस्लिम लीडर्स जो हैं वो अपोज किए हैं। तो इस्लाम तो एक ऐसा कौम है जो महिलाओं को अधिकार देने से हमेशा उसके खिलाफ रहा है। आप अफगानिस्तान का एग्जाम्पल देख ले या कहीं और का देख ले, जो है तो महिलाओं को अधिकार देने के समर्थन में कभी रहते नहीं है। तो ये जब बिल इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में, तो जो कुछ मुस्लिम लीडर थे और जो उनके जो मौलवी हैं, उन्होंने इस बिल का विरोध किया है। और उनका जो था विरोध का आधार है, उनका कहना है कि शरीयत लॉ जो है इसकी इजाज़त नहीं देता। और शरीयत लॉ इजाज़त नहीं देता, उसमें मैं बता दूं कि मुस्लिमों का पर्सनल लॉ के अनुसार उनकी की शादी की उम्र, न्यूनतम उम्र फिक्स की जाती है लड़कियों की, जो कि कहता है या तो गर्ल्स का प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाए, प्यूबर्टी मतलब जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं यौवनारंभ, अगर वो स्टार्ट हो जाता है तब महिलाएं शादी के लायक हो जाती है, तो यानी उसको शादी से नहीं रोक सकते। दूसरा इसमें था कि डिफरेंट हाई कोर्ट जो है भारत का, वो भी डिफरेंट व्यूज़ लिया है। किसी का कहना था कि जो ये लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल वाली जो प्रेजेंटली है, वो भी अभी मुस्लिमों पे नहीं लागू होती है। और कुछ कोर्ट का कहना है कि नहीं, ये लागू होती है। तो इसमें कुछ कोर्ट भी अलग अलग अपना व्यूज रखते हैं, इसलिए मुस्लिम वाले भी जो थे नेता थे वो करे थे नहीं, हम पर ये जो है नियम लागू नहीं होना चाहिए, ना हम पे 18 वाला लागू होता है, ना हम पे 21 वाला लागू होगा आगे भविष्य में जो बनेगा वो। क्योंकि वो कहते हैं नहीं, मेरा पर्सनल लॉ ही प्रभावी होगा। पर्सनल लॉ का मैंने चर्चा कर ही दिया कि वो क्या क्या कहता है। आइए दोस्तों, अब अगले स्लाइड में देखेंगे कि जो है इसका जो फुली जो रहेगा उसके लिए जो स्टूडेंट जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, कि आखिर इस पे दिखाता हूँ पास्ट में क्या स्थिति नहीं थी, उसको लेकर चर्चा करेंगे। दोस्तों इस स्लाइड में मैंने जो है एक्ट्स को, सारे एक्ट्स जो बाल विवाह रोकने के लिए जो बनाए गए हैं भारत में अंग्रेजों के टाइम से लेकर के, उसको मैंने इकट्ठा किया एक जगह पे। और ये जो खास करके जो कंपटीशन का एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। तो उसको वो विद्यार्थी, वो सब जो यूथ सुन रहे हैं वो इसको गौर से सुने। और फिर जो है आम आदमी को समझाने के लिए मैंने फिर से अगले स्लाइड में लेकर आया, इसलिए वो उबे नहीं, फिर से अगले स्लाइड में मैं उनके लिए लेकर आऊँगा। तो यहाँ पे मिला है एक्ट्स टू कंट्रोल चाइल्ड मैरिज इन इंडिया। कब से चाइल्ड मैरिज रोकने का प्रयास भारत में किया गया, या क्या उसके क्या परिणाम रहे, किस पर लागू होता था। ये फुल्ली कंपटीशन वालों के लिए है। वो 2 मिनट 3 मिनट इसको सुन ले गौर से, तो शायद एग्जाम में बहुत सारे सवाल हल कर सकते हैं जब इससे रिलेटेड आएगा। तो देखिए, भारत में सबसे पहले चाइल्ड मैरिज रोकने का जो प्रयास किया गया वो अंग्रेजों के द्वारा किया गया है। और कब किया गया, आइए उसका चर्चा करते हैं। सबसे पहले द नेटिव मैरिज एक्ट, या इसी को जो है सिविल मैरिज एक्ट 1872 के द्वारा इसको नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। यानी अंग्रेजों के द्वारा ही इसको सबसे पहले चाइल्ड मैरिज को रोकने का प्रयास किया गया। और कब, 1872 में। अब देखिए इसकी क्या क्या खासियत थी, क्या इसमें हुआ नहीं हुआ। तो ये जो लॉ था सिर्फ जो है ईसाई लोगों पे लागू होता था। उसमें से लड़का या लड़की यानी ब्राइड या ग्रूम दोनों में से कोई एक यदि ईसाई हो, तभी जो है उस पे ये नियम लागू होता था। बाकी जो भारत के जो पॉपुलर फेथ थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे और सिख ईसाई जो भी थे, इन सब पे ये नियम लागू नहीं होता था। तो इसलिए ये नियम, ये जो है एक्ट जो है बहुत ज़्यादा भारत के लिए लाभकारी सिद्ध नहीं हो पाया। और इसमें जो है मैं यहाँ पे बता दूं कि इसमें जो है लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु जो रखी गई थी वो 14 साल रखी गई थी। और इसमें से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पे लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक लिखा है। तो उनका नाम इसलिए लिखा क्योंकि अंग्रेज जो यहाँ पे वाइसराय थे, वाइसराय 1857 के बाद तो वाइसराय 1858 से कहे जाने लगे थे। तो यहाँ पे लेकर के वो जो नॉर्थ ब्रुक लिखा हूँ ब्रैकेट में, ये जो एक्ट पास हुआ था नेटिव मैरिज एक्ट या सिविल मैरिज एक्ट जो है 1872, वो लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के टाइम में पारित हुआ था। इसलिए उनका भी नाम याद रखिएगा, ये तो उनके लिए है ही, एग्जाम वालों के लिए है ही ये स्लाइड जो है। देखिए दोस्तों, उसके बाद जो है 9 साल बाद जो है मैंने बता ही दिया कि वो लॉ बहुत ज़्यादा जो है एक्ट जो है ये नहीं भारत में कुछ कर पाया, क्योंकि ये जो हिंदू थे, बहुल थे, उस पर नहीं लागू हुआ। मुस्लिम बहुल जो यहाँ थे उसके बाद उन पे नहीं लागू हो पाया। तो किसी पे ये लागू ही नहीं होता भारतीय धर्म वालों पे, तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है एक दूसरा जो पॉइंट मैं लेके आया हूँ, दूसरा जो है द कंसेंट एक्ट 1891, इसको हिंदी में सम्मति अधिनियम 1891 कहते हैं।
और ये इसमें देखिए इस एक्ट को लाने के पीछे एक प्रसिद्ध पारसी थे भारतीय, और समाज सेवी भी थे, समाज सुधारक भी थे, बी.एम. मालाबारी जी, उनके प्रयासों से ये लाया गया। ये भी कंपटीशन में कभी कभी पूछता है। और इसमें हुआ क्या, इसमें जो देखिए ऊपर जो लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 14 साल फिक्स की गई थी, उसको यहाँ पर बढ़ा करके जो है, सॉरी बढ़ा करके नहीं, यहाँ पे घटा करके 12 साल कर दिया गया। और इस टाइम में जो थे हमारे ब्रिटिश जो वाइसराय थे, ये, हाँ, जो अंग्रेज वाइसराय थे, उनका नाम लॉर्ड लैंसडाउन था। लॉर्ड लैंसडाउन का नाम और भी आता है कहीं कहीं चर्चा में से, उन्होंने भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्धारण में भी कुछ योगदान दिया था, वहाँ पे उनका चर्चा आता है। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ जीके के पर्पज से या कंपटीशन के पर्पज से, कि जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ द कंसेंट एक्ट 1891, इसके बारे में खासियत ये कि इसका जो है तिलक जी ने इसको जो है ना, इसका विरोध किया था। वो विरोध किया था कि नहीं, अंग्रेज जो है हमारे धर्म या हमारी संस्कृति में छेड़छाड़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो भारत में उत्थान नहीं चाहते थे या महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं चाहते थे। उनका उद्देश्य ये था कि अंग्रेज को हमारे बारे में रूल बनाने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा रूल तभी लाया जाए जब हम भारतीय उसको लाएं, आगे बढ़ाएं, तब अंग्रेज हम में सुधार करे। अंग्रेजों का कोई हक नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर वो भी नाम उनका फेमस हो रहा, तिलक जी ने जो है इस वाले एक्ट का, द कंसेंट एक्ट का जो है इन्होंने विरोध किया था। यहाँ पे देखिए ये जो था सभी धर्मों पे लागू था, तो ये तो ठीक ठाक रहा, सक्सेसफुल भी रहा। आगे आते हैं, अब तीसरे वाले पे आते हैं। देखिए तीसरा जो आया हमारे यहाँ, जो एक्ट आया, द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1930। और देखिए इसी का एक और दूसरा नाम है शारदा एक्ट है, के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ये जो जो मैरिज एक्ट है काफ़ी अच्छा रहा, बहुत दिन तक चला भी ये वाला। और यहाँ पे शारदा का मतलब ये नहीं कि शारदा कोई लेडी थी, उनका पूरा नाम जो था हर्षविलास शारदा था। और इन्हीं के प्रयास से जो है भारत में जो है ये एक्ट लाया गया, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1930 लाया गया। इसके तहत देखिए क्या हुआ, लड़कों की जो है शादी की उम्र बढ़ा करके जो है, लड़कों की शादी की उम्र बढ़ा करके लड़के के लिए फर्स्ट बार फिक्स ही किया गया, उसको 18 साल यहाँ पे किया गया, और गर्ल के लिए जो है न्यूनतम आयु शादी की हो 14 साल फिक्स किया गया। और इस टाइम में जो थे हमारे जो वाइसराय थे, और कौन थे, लॉर्ड इरविन थे, उनके टाइम में लाया गया। ये काफ़ी दिनों तक चला, जो है आज़ाद भारत में भी बहुत दिन बाद आके संशोधन हुआ। दोस्तों अगला जो हम लेकर के आए हैं, एक्ट लेके आए हैं, उसका नाम है द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट 1978। देखिए वही जो शारदा एक्ट जो था, उसी को 1978 में आकर के फिर से उसमें संशोधन किया गया। तो उसमें संशोधन करके क्या किया गया, तो उसमें लड़कों की शादी की उम्र जो है बढ़ा करके 18 से 21 साल कर दिया गया, और गर्ल की जो शादी की जो न्यूनतम उम्र थी उसको बढ़ा करके 14 से 18 साल कर दिया गया। इस ढंग से देखते हैं यहाँ पर जो है लड़कों की शादी की उम्र बढ़ा दी गई, क्योंकि भारत इस टाइम में तक जो है यहाँ पर जनसंख्या विस्फोट हो चुका था, काफ़ी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही थी। इसको देखते हुए जो है वो शारदा एक्ट में संशोधन करके इसको लाया गया, और इसका नाम ये दिया गया द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट 1978। अब देखिए ये तो एक्ट लाए थे, ठीक है, उसके अलावा जो है, जो और फिर भी भारत में बाल विवाह रुक नहीं रहा था, तो इसको और थोड़ा सा कड़ा करने के लिए जो है द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 लाया गया। इसमें जो है बाल विवाह करने वाले को दंडित करने का भी प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति जो है, ऐसा व्यक्ति है जो 18 साल से कम उम्र की लड़की से विवाह करता है, भले ही वो 21 का हो या 18 प्लस का हो, उसको दंडित करने का प्रावधान है। 1 लाख रुपए तक जुर्माना या 2 साल का सश्रम कारावास हो सकता है। ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही जो इसको प्रेरित करते हैं इसे मैरिज को, उनको भी प्रावधान है इसमें दंडित करने का है। दूसरा इसमें जो है कि अगर कोई व्यक्ति 18 साल से कम उम्र का है और उसको अगर शादी करा दिया जाता है उसकी, उसको ये भी अधिकार खुद ही कोर्ट पहुंच करके या पुलिस थाने पहुंच करके या किसी व्यक्ति के थ्रू या किसी वकील के थ्रू जा करके अपने मैरिज को जो है रद्द करा सकता है, उसका मैरिज शून्य हो जाएगा। और ऐसे शादी से अगर बच्चा भी पैदा हो गया है तो उस बच्चे का किसके पास दिया जाए नहीं दिया जाए, इस पर कोर्ट फैसला लेती है। अब देखिए दोस्तों हमारा जो है लास्ट का, जो अभी जो मैंने बिल का चर्चा किया, क्यों हम लोग इस पर डिबेट करने जा रहे हैं, लड़कियों की शादी की उम्र 18 हो या 21 हो, लास्ट में देखिए वही जो है 2006 वाला जो एक्ट जो था, उसमें अभी संशोधन की बात चल रही है। तो लास्ट में हमारा क्या लिखा हुआ है, द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021। ये अभी बिल है, एक्ट नहीं बता है। एक्ट जब इस दोनों संसद के दोनों सदनों से जब पास हो जाएगा, फिर जब उस पर राष्ट्रपति अपना सिग्नेचर कर देंगे, तब वो एक्ट में बदल जाएगा। तो अभी जो है सबसे लेटेस्ट यही है हमारा
21 में वो संसद में पेश किया गया है, जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। तो ये था दोस्तों मेरा जो है अभी तक भारत में कितने एक्ट बने हैं जो इसको लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए शादी की न्यूनतम आयु को फिक्स करने को लेकर के जितने भी बने थे एक्ट, सारे को मैंने यहाँ पे प्रस्तुत किया। ये कंपटीशन के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सामान्य लोग इस पर ये ज़्यादा वास्ता नहीं रखता। सामान्य लोगों के लिए फिर से मैं अगले स्लाइड में लेके आ रहा हूँ, उनके लिए अलग से समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, आइए दोस्तों, इस प्रेजेंट स्लाइड में अब जो है हम लोग द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 इसका क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं कि आखिर क्या सही है, क्या गलत है, कितना हद तक भारतीय समाज के लिए, देश के लिए कितना फायदेमंद होगा, नहीं होगा, उसको समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ टेक्निकल टर्म भी आएगा जिसको मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास करूंगा। और ये जो प्रेजेंट जो स्लाइड है ये दोनों के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए और कॉमन मैन दोनों के लिए है। मैं उनको मतलब दोनों के लिए अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। इसमें दोस्तों देखिए LFPR टर्म आएगा। LFPR होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, यानी कि यहाँ पर होता है कि जो महिला या पुरुष उसमें से या तो वर्क कर रहे हैं या वर्क करने की इच्छा रखते हैं, यानी काम कर रहे हैं या काम करने की इच्छा रखते हैं, उनका जो परसेंटेज होता है तो LFPR कहलाता है। सपोज अगर 100 महिलाओं में से अगर 20 महिलाएं काम कर रही हैं या काम करने की इच्छा रखती हैं तो उनका LFPR 20% हो जाएगा। आइए एक एक करके पॉइंट को समझते हैं अब यहाँ पे। तो प्रेजेंट देखिए सरकार का तर्क है इसमें कि ये महिलाओं को जो है हम शादी की उम्र बढ़ा देंगे, 18 से 21 कर देंगे न्यूनतम उम्र, तो उससे एक्सेस टू जॉब बढ़ेगा। तो देखते हैं क्या इसमें प्रेजेंट स्थिति क्या है, फ्यूचर में क्या होने की संभावना है। प्रेजेंटली वुमेन LFPR इज 20.3% compared to about 55% of men. वुमेन LFPR हैज डिक्लाइंड इन पास्ट 15 ईयर्स। और LFPR का मतलब फिर से देखिए यहाँ पर मैंने फुल फॉर्म में लिखा है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए डाटा से देखिए स्पष्ट है कि LFPR यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, यानी जितनी महिलाएं या तो काम कर रही है या हम काम करने की इच्छा रखती हैं, मतलब भले उनको काम नहीं मिल रहा है, तो महिला मतलब 100 महिला में से लगभग 20.3 यानी मोटा मोटी 20 मान लीजिए, 100 में से 20 महिलाएं ही काम कर रही है भारतीय समाज में या काम करने को इच्छुक हैं, जबकि पुरुषों के लिए कितना है 55% है। यानी सोच लीजिए कि हमारी महिलाओं में अभी बहुत सारा पोटेंशियल बचा हुआ है। अगर वो काम करेंगी तो देश में खुशहाली आएगी, देश का GDP बढ़ेगा, राष्ट्रीय आय बढ़ेगा, परिवार में खुशहाली बढ़ेगी और उनकी जो है आर्थिक जो है निर्भरता पुरुषों पर कम होगी, अपना निर्णय ले सकती है स्वतंत्र रूप से और परिवार को भी अच्छे ढंग से देख सकती है। यानी सरकार का यहाँ पर जो तर्क था कि अगर उनकी उम्र बढ़ा दी जाएगी तो उनका एजुकेशन में बढ़ेगा हिस्सा, तो जरूर इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि उनका LFPR बढ़ेगा। एक संभावना है यहाँ पे बढ़ेगा, ज़्यादा चांस तो बढ़ने का ही है। दूसरा पॉइंट आते हैं, एक TFR का चर्चा यहाँ पे आता है। देखिए दोस्तों सरकार का मेन कंसर्न यहाँ पे यही हो सकता है बिल लाने का। हम लोग यहाँ पे देखिए एक TFR जिसको जो है फुल फॉर्म जिसका होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। TFR का मतलब होता है एक महिला जो है अपने जीवन काल में जितने बच्चों को जन्म देती है वही उनकी फर्टिलिटी रेट होती है। तो TFR का मतलब हुआ अगर कोई महिला अपने जीवन काल में अगर 4 बच्चों को जन्म देती है तो उनका TFR 4 हो जाएगा दोस्तों। और एक चीज़ यहाँ पर मैं और बता दूं कि अगर किसी देश का एवरेज TFR अगर 2.1 होता है तो उसको हम लोग रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं। इसका मतलब है कि उस देश की जनसंख्या अस्थिर हो गई है, मतलब हमारे दो वाला कंसेप्ट वहाँ पे पूरी तरह आ चुका है। तो सरकार का प्रयास यहाँ पे TFR जो है, सरकार का टारगेट भी TFR जो है 2.1 लाने का यहाँ पे रहेगा, क्योंकि भारत में अब जनसंख्या की कोई ज़्यादा जरूरत रह नहीं गई है कि अधिक से अधिक बच्चा पैदा करे। तो अगर शादी की उम्र बढ़ा दी जाएगी 18 से 21 तो अमूमन है कि कम बच्चा पैदा होगा। एक महिला पे जो है बच्चे अभी जो 3-4 जो भी हो रहे होंगे तो कम ही होगा, क्योंकि उम्र बढ़ने से जो है महिलाओं या पुरुषों की फर्टिलिटी रेट ऐसे भी घट जाती है। तो देखिए TFR जो प्रेजेंटली जो भारत का है ओवरऑल इंडिया के लिए 2 है, यानी सरकार जो 2.1 लाना चाह रही है उससे भी ऑल ओवर इंडिया के लिए 2 आ चुका है, यानी 2.1 से भी कम है। फिर भी हमारा जो जनसंख्या है, पहले सरकार जो है 2045 तक इसको स्थिर करने का प्रयास करने का टारगेट रखी थी, लेकिन उसको देखा गया कि तो यहाँ पे TFR जो हम 2.1 अचीव ही नहीं कर रहे थे, इसको बढ़ा करके 2070 कर दिया गया है। अब देखिए ओवरऑल इंडिया के लिए TFR 2 है, यानी हमारा रिप्लेसमेंट रेट लगभग आ चुका है। अब जनसंख्या में ज़्यादा ग्रोथ भारत में नहीं होगा, कुछ राज्य एक्सेप्शन है जैसे बिहार, वहाँ का जो TFR अभी भी है वो 3 है। झारखंड वहाँ का भी 2.1 से ज़्यादा ही है, यूपी का 2.4 के आसपास है। यानी ये 3-4 राज्य जो भी हैं पूर्वी भारत वाले जो है ये सरकार के लिए सरदर्दी बने हुए हैं और जिनका TFR ज़्यादा है
2.1 से ज़्यादा है। तो सरकार का लड़कियों का उम्र बढ़ाने के प्रति जो बहुत बड़ी मंशा है वो TFR को कंट्रोल करना है, जिससे कि हमारा जनसंख्या स्थिर हो सके, क्योंकि वो उससे संसाधन पे लोड पड़ता है और आर्थिक विकास में भी जो बाधा बनती है, क्योंकि जो है पर कैपिटा इनकम कम हो जाता है और अगर जनसंख्या ज़्यादा रहेगा तो हमारा अच्छा ह्यूमन कैपिटल नहीं बन पाता है, तो उनका प्रोडक्टिविटी भी कम रहता है, प्रोडक्शन भी कम करेंगे। तो इनका सरकार का यहाँ पे मंशा ये बहुत बड़ी हो सकती है यहाँ पे, वो ठीक है। अगर एज बढ़ाया जाता है तो इसमें नो डाउट यहाँ पे हम TFR जो है रिप्लेसमेंट रेट पे लाने में सफल हो जाएंगे। देखिए अगला है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मातृत्व मृत्यु दर। तो मैंने दोस्तों बताया था, इसको याद रखना है कि ये पर लाख पर काउंट किया जाता है, ना कि 1000 पे काउंट किया जाता है। तो इसमें जो है आइए दोस्तों बताते हैं कि जो हमारा प्रेजेंट में जो MMR जो है यानी मातृत्व मृत्यु दर जो है, यानी 1 लाख जीवित जन्म बच्चे पर जो महिलाओं की मृत्यु हो जाती है प्रसव के दौरान, वो 114 है, और जो कि 2017 में 145 थी। श्योर है कि यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है, और अगर उम्र मतलब अगर लड़कियों की शादी की उम्र न्यूनतम उम्र बढ़ा दी जाती है तो नो डाउट उसमें भी जो है MMR में कमी आएगी। सरकार यहाँ पे कहीं ना कहीं सही है, कहीं ना कहीं क्या 100% दिख रहा है सही है, क्योंकि ज़्यादा कम छोटे उम्र में बच्चों की शादी कर देने से, लड़कियों की शादी कर देने से प्रसव के दौरान जो है उनके मरने का ज़्यादा डर रहता है। तो सरकार की मंशा यहाँ भी ठीक ठाक लगती है। अगला आते हैं दोस्तों इन्फेंट मोर्टेलिटी लेट ले आते हैं, नवजात शिशु। जो शिशु जो है जन्म के अपने 1 वर्ष के भीतर ही मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने CMR लिख दिया है, वो IMR होना चाहिए यहाँ पे। देखिए वो जो है भारत में 28.3 है 2019 के अनुसार, अर्थात भारत में 1000 जीवित जन्म लेने वाले शिशु पर जो है 28 से कुछ ज़्यादा बच्चों की जो है मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे अगर लड़कियों की उम्र अगर कम उम्र में शादी कर देंगे तो वो अपना ही नहीं देखभाल कर पा रही है, ना ठीक से पढ़ी लिखी है, तो अमूमन है कि वो बच्चे को भी क्या देखभाल कर पाएगी। फिर उनको ना बेटर एक्सेस टू हॉस्पिटल है, ना अच्छा जो उनको दवाई का सुविधा है, तो ऐसे में तो CMR मेरा बढ़ ही सकता है। फिर देखिए अगला पॉइंट पे आते हैं, जो सरकार का तर्क था वो है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन ऑफ वुमेन। प्रेजेंटली देखिए दोस्तों जो है 2021 में जो है हमारा जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो वीमेन का हायर एजुकेशन में है वो 27.3% है, और जो है ये दिखाता है कि जो है पिछले 5 सालों में यानी 15-16 का जो ईयर था बेस ईयर, उस पर जो है 18% इंक्रीज है। और जो कि पुरुषों से ज़्यादा था। मैं यहाँ पे और भी बता दूं तो श्योर है कि सरकार की जो मंशा है कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ा देंगे, वो जो है तो वैसे में वीमेन का जो है हायर एजुकेशन में पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा। अच्छा विचार है, हो भी जाएगा, इसमें नो डाउट जब सही से इम्प्लीमेंट किया गया तो। अब देखते हैं, ये तो थे पक्ष में थे, सरकार की मंशा बताती थी ये हम करेंगे। अब देखिए आइए कुछ विपक्ष में भी देखते हैं क्या फायदा हो सकता है नहीं हो सकता है। यहाँ पे आते हैं, देखिए अब यहाँ पे बता दूं कि जो इस पॉइंट में इम्प्लीमेंटेशन इज इम्पोर्टेंट। हाँ, तो भारत में जो है कानून तो यहाँ पे लाखों करोड़ों बने हुए हैं, उनका कोई फायदा नहीं है, हर जगह धज्जियां उड़ा दी जाती है। अभी हम कोरोना काल में देख ही रहे हैं, सभी को सरकार कर रही है मास्क पहन करने के लिए, कितने लोग मास्क पहनते हैं, पढ़े लिखे भी नहीं पहनते हैं। वैसे ही ट्रैफिक रूल का वायलेशन देखते ही भारत में। तो यहाँ पे जो है सरकार के द्वारा इसका एग्जीक्यूशन या जो है इसको लागू करने में कितना इसमें इरादा दिखाती है, वो यहाँ पे महत्वपूर्ण होगा। सिर्फ यहाँ पे कानून बनाने से 18 कर दिए तो क्या हो गया, 21 कर देंगे तो क्या हो जाएगा। तो देखिए एक आंकड़ा मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, प्रेजेंटली जो है 26% मैरिजेज आर अंडर एज मैरिजेज, और किसके अनुसार NFSH 4 के अनुसार, यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 जो कि 2015-16 में कंडक्ट हुआ था, उसके अनुसार अभी भी भारत में जो है 26.6% जो मैरिज हो रहा है अंडर एज, यानी जो है लड़कियों की उम्र जो है वहाँ पे 18 साल से कम रहती है और लड़कों की उम्र जो है शादी की 21 साल से कम रहती है। तो देखिए कानून तो अभी भी बना हुआ था 2006 का, मैंने कानून का एग्जाम्पल दिया था ना आपको कि जो है 2006 में जो बना था वो था कानून था द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। वो भी कहाँ से देखिए लागू हो रहा है, जो 78 में जो था एक्ट था। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन महत्वपूर्ण होगा। सरकार लड़कियों की विवाह की उम्र आप 18 से 21 कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए सरकार कितना दृढ़ इरादा दिखाती है और क्या क्या मैकेनिज्म इसको कंट्रोल करने का रखती है वो महत्वपूर्ण होगा। इसको लेकर के विपक्ष वाले थोड़ा सा बना सकते हैं इशू की, ठीक है आपको बनाने से क्या फायदा, इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन क्या प्रावधान है वो देखना होगा। देखिए एक और अगला जो इसके विपक्ष वाले जिसको इसके विरोध में दिखा रहे हैं या जिसके अगेंस्ट में जो आर्गूमेंट है वो बताता हूँ। एक नेपालीज एक्सपीरियंस यहाँ पे मैंने चर्चा किया है। तो नेपाल जो है दोस्तों हाल ही में जो है लड़कियों की जो है शादी की उम्र जो है वो 20 साल कर दिया है, न्यूनतम उम्र कर दिया है। तो ऐसे में क्या हुआ कि 20 साल तो कर दिए, लेकिन 20 साल से कम की जो शादी हो गई है वहाँ
कल्चर तो चूँकि मानता नहीं ये बात, कल्चर में तो देखता कि अरे लड़की हो गई जवान, सीधा शादी कर दो जो है, बदनामी बचने से, कुछ भी बचने से जो है। वहाँ पे 20 साल लड़कियों की जब शादी की न्यूनतम उम्र कर दी गई, तो वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ जो है उनकी शादी जो है रद्द हो गई है सरकार के द्वारा, कोर्ट के द्वारा। तो उनको जो है शेल्टर होम में जो है उनको डाल दिया गया है। अब बोलिए ऐसा शादी करने से क्या फ़ायदा? तो भारत को भी कहीं वैसा ही तो नहीं बनाने जा रहे। पता चले पेनाल्टी इतना कड़ा कर दिए और जो है लोगों को शैक्षणिक रूप से उतना हम जागरूक ही नहीं कर पाए कि जो है वो लड़कियों की शादी जो है 21 साल या 21 साल के बाद करें। तो ऐसे में जो शादियाँ होंगी, वो फिर से यहाँ पर भी लड़कियों को जो है आपको जो है शेल्टर होम में डालना पड़ेगा। तो वो भी जो है एक हमारे लिए खराब अनुभव होगा। इसलिए नेपालीज़ एक्सपीरियंस से हमें सीखने की ज़रूरत है कि ना सिर्फ़ हम कड़े कानून बनाएँ, बल्कि उसको जो है लोगों को भी साथ-साथ हमको जागरूक करना पड़ेगा। समाज में लेकर के इस मैसेज को पहुँचाना पड़ेगा कि आखिर 21 साल तक रुकने के क्या फ़ायदे हैं लड़कियों की शादी के लिए, और फिर उस दौरान हम उसको क्या देंगे। हो सकता है आप जैसे सुकन्या समृद्धि योजना चला रहे हैं, कुछ और अच्छी-अच्छी योजनाएँ चलाएँ, उसकी शादी का खर्च सरकार उठाए। फिर उसका हो सकता है पढ़ने में उसके लिए स्कॉलरशिप बढ़ाएँ कि उसको फ्री में एजुकेशन मिल जाए, तब ना कोई गार्जियन वेट करेगा, नहीं तो कोई क्यों वेट करेंगे समाज में जो है। देखिए अगला जो अगेंस्ट में जो तर्क दिया था दोस्तों, उस पर भी विचार करते हैं। वो जो तर्क है, फ्यूचर ऑफ मैरेजेस टूक प्लेस अगेंस्ट द विल ऑफ पेरेंट्स। देखिए लोग जो 2006 वाला जो था या 1978 वाला जो था बाल विवाह निषेध वाला जो कानून मेरा था, उसमें एक ये अनुभव किया गया है कि अधिकांश लोग जो है उम, थाने में पुलिस में लेकर के वही कंप्लेंट पहुँचे हैं जिनके बच्चे या बच्चियों ने जो है अपने पेरेंट्स के विल के खिलाफ, यानी पेरेंट्स की इच्छा के विरुद्ध जो है जाकर के शादी कर लिया है। तब वहाँ पे उनके मम्मी-पापा जो शादी को तुड़वाने के लिए जो है इस कानून का सहारा लेते हैं, और अगर वो खुद ही अगर इस मैरेज में इन्वॉल्व हैं, उनकी इच्छा से अगर ये सब शादी हो रही होती है, तो अगर अंडर एज भी है तो कुछ कंप्लेन नहीं करते हैं। तो ऐसे में जो है हो सकता है कि जो है जो युवा जो है अपनी मर्ज़ी से निर्णय लेने जा रहे हैं, लेकिन 21 साल से कम उम्र के रहेंगे जो लड़के या लड़की, उनको हो सकता है गार्जियन जो है इस बहाने सता सकते हैं। तो गार्जियन सताएँगे तो बाद में पुलिस भी सताएगी जो है, तो उनके लिए कि ये दिक्कत का सबब बन सकता है। तो इसलिए इस चीज़ को भी यहाँ पर ध्यान में रखे जाने की ज़रूरत है। अब देखिए सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट है, एक सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा जो आर्गुमेंट यहाँ पे विपक्ष में होगा, व्हाट गर्ल्स विल डू अप टू द एज ऑफ 21। सबसे इम्पोर्टेंट यही है। ठीक है, आप 18 साल की उम्र शादी की न्यूनतम फिक्स किए थे, वो भी देखने पूरी तरह इम्प्लीमेंट भारत में नहीं हो रहा है। अब अगर आप 21 तक कर देंगे, 3 साल और बढ़ा दे रहे हैं, तो क्या होगा? लड़की क्या करेगी? आप अगर उसको गाँव में कितना बढ़िया पढ़ाई हो रहा है सरकारी स्कूल में पता ही है। कितने लोग प्राइवेट में पढ़ाने में अभी भी सक्षम हैं, वो भी देखा हुआ है। ये 3 साल जो आप बढ़ा रहे हैं, इस 3 साल में लड़कियाँ क्या करेगी भाई? और उसमें भी जब आज के डेट में सबके हाथ में जो है बड़ा-बड़ा मोबाइल है, जो कि बिगड़ने का एक साधन है। कभी लड़कियाँ घर से भाग जाती है, कभी कुछ होता है, या गार्जियन के विल के अगेंस्ट विवाह कर लेती है। इस 3 साल के लिए गवर्नमेंट का प्रॉपर प्लान लाना होगा कि आखिर हम आपको 21 साल तक रोक रहे हैं, तो आपके लिए हम बेहतर शिक्षा का सुविधा हम अवेलेबल कराएँगे। आपके लिए बेहतर खाना, जैसे ये है ना, राजीव गांधी सबला योजना के नाम से चलती है महिलाओं के न्यूट्रिशन के लिए, किशोरियों के न्यूट्रिशन के लिए, सॉरी। तो उस ढंग की योजना, उसको फ्री में एजुकेशन दें, छात्रवृत्ति दें, और उसको जॉब के लिए भी उसके लिए कुछ प्रेफ़रेंस दें, तब ना 21 साल तक रुकेगी, नहीं तो वो क्यों वेट करेगी वो 21 साल तक जो है। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो है आखिर सरकार को इसलिए भी सोचना पड़ेगा कि हम ऐज तो बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि आजकल बिगड़ने के बहुत ज़्यादा ज़रिया बिगड़ बन चुका है। सब मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो कहीं न कहीं और जो ये 3 साल रुकेंगे, उनको ना पढ़ना है, ना कहीं उनको जॉब है, तो खाली दिमाग तो शैतान का होगा। इसलिए यहाँ पर जो है सरकार को सोचना पड़ेगा इस 3 साल में हम उनके लिए क्या अवेलेबल कराएँगे? तो ये महत्वपूर्ण रहता है, ये अगेंस्ट में आर्गुमेंट है, तो सरकार अगर ठीक से इसको उसके लिए प्रॉपर प्लान लेके आती है, तो कोई बात नहीं, आप 21 साल भी ऐज कर दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये था मेरा पक्ष और विपक्ष का आर्गुमेंट था। आई होप जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगली स्लाइड में आते हैं दोस्तों, कुछ और जो है जो साधारण के लिए समझाने का प्रयास करूँगा उनको। आइए दोस्तों, अभी जो पिछला था वो थोड़ा एकेडमिक टाइप का था, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वालों के लिए भी था, जनसाधारण के लिए भी था, उसको समझाने का मैंने प्रयास किया था। आइए इनमें अब जो है जनसाधारण के लिए ही एकदम आसान शब्दों में इसको समझाने का प्रयास करता हूँ इस स्लाइड में जो है। देखिए एक लाइन मैंने यहाँ पे लिखा है, बहुत फेमस लाइन है, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि महिलाओं को ठीक है हम 18 साल तक विवाह के लिए रोकें या 21 साल तक रोकें, उनको जो है मेरा काम जो है उनको जो है सशक्त बनाने पर मेरा ध्यान होना चाहिए। वो एजुकेशनली जो है एम्पावर्ड हो, आर्थिक रूप से वो सशक्त हो, फिज़िकली भी हो भाई, तब जो है वो हमारे काम की चीज़ रहेंगी। उनको विवाह का सिर्फ़ उम्र बढ़ा देने से कुछ नहीं होता।
और नारियों के लिए तो कहा ही जाता है, भारत में जो है नारी जो है शक्ति का रूप है, दुर्गा है, काली है। इसलिए जो है वो कोमल ज़रूर है, उनके हृदय में दया भी उतना ही होता है, लेकिन उनको उनको कमज़ोर मत बनाइए, उनको अच्छी शिक्षा दीजिए और जो है अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छे संस्कार भी दीजिए साथ-साथ में दीजिए, ताकि वो घर का आपका नाम रोशन करे, सभी जगह जो है अच्छे से रहें भी जो है, तब जो है वो पूरे अपने स्वरूप में उभर कर के आएँगी जो है, तब वो कोमल तो रहेंगी, कोमल के साथ-साथ लेकिन उनको कमज़ोर नहीं होना है उनको जो है, ये हमारा प्रयास होना चाहिए जो है। और देखिए एक लाइन मैंने और यहाँ पे लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो हमारा देश तो जो है शुरू से ही जो है महिलाओं को जो है सम्मान देता है, लेकिन महिलाओं को सम्मान 2 ही ढंग से दिया है यहाँ पे जो, या तो देवी बनाया है या सीधे दासी बना दिया है। तो मेरा यहाँ पर जो ज़ोर होगा कि ये लाइन तो ठीक है, हम कहते हैं कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रहते हैं, लेकिन हमें जो आम जो हमारी समाज की जो महिलाएँ हैं, उनको हमें नारी के होते जो उनको अधिकार चाहिए उसको उनको अवेलेबल कराने पे मेरा प्रयास होना चाहिए। ये ना कि उसको सिर्फ़ या तो देवी बना दे या दासी बना दे, ऐसा नहीं। एक सामान्य महिला होने के कारण जो उनका अधिकार है, उनको अच्छी शिक्षा, अच्छा भोजन, वो भी हमारा देने का कर्तव्य है। सिर्फ़ सरकार का ही नहीं है, समाज में जो पापा हैं और भी घर के जो गार्जियन हैं, उनको ये समझना चाहिए कि जो है, हम उनको सब कुछ अच्छा प्रोवाइड करेंगे, लड़कों के बराबर प्रोवाइड कराएँगे, तभी जो है, वो कोमल तो रहेगी लेकिन कमज़ोर भी नहीं रहेगी, पुरुषों से किसी मामले में कम नहीं रहेगी। जैसे भावना सिद्धि कंठ है, पायलट बनी हुई है। एक डाटा और आपको यहाँ पे मैं देता हूँ कि भारत में जो है सबसे ज़्यादा महिला पायलट की संख्या है। सोचिए अमेरिका पढ़ने में इतना तेज़ है, आगे है, जो भी है सब चीज़ में, फिर भी महिला पायलट की संख्या में भारत नंबर 1 पे आता है। तो अगर हम उसको अच्छी सब कुछ देंगे, शिक्षा देंगे, पैसे देंगे, तब वो जो है मैरी कॉम भी बनेगी, वो जो है जो हमारा सुनीता विलियम्स की तरह भी बिहेव करेगी, किरण बेदी की तरह भी बनेगी, इंदिरा गांधी की भी बनेगी और जो है फिर ये जो फोगाट बहन है उनकी तरह भी मजबूत भी रहेगी जो है। इसलिए दोस्तों ये था मेरा आज का डिबेट। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अपने विचार से जो है तर्क वितर्क करके सोचिए समझिए कौन सा अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, इसलिए मैंने दोनों अगेंस्ट में भी और फेवर में भी दोनों में मैंने अपना पॉइंट बोला है। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड इसको जो है अधिक से अधिक लोगों तक सेंड करिए जो है, ताकि मेरा चैनल और पॉपुलर हो। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है टीचर सुमन ट्यूटोरियल और इसमें प्रेजेंटली जो है ऋचा मैम के द्वारा जो है साइंस सीरीज चलाया जा रहा है 11th-12th का, उसमें जो है बायोलॉजी पढ़ाया जा रहा है, आगे केमिस्ट्री और फिजिक्स भी पढ़ाया जाएगा। तो जो बच्चे उस क्लास के में पढ़ रहे हैं उनके लिए जो है बहुत अच्छा चीज़ है ये, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उनको तक उनके पास तक ये वीडियो पहुँचाएँ और थैंक यू।